कोशाला क्यों बोलते हैं इंपॉर्टेंट था? क्योंकि इट वॉज द इमीडिएट नेबर ऑफ मगध एम्पायर। ठीक है। अवंती क्यों बोलते हैं? क्योंकि अवंती और मगध में 100 साल का क्या चला था? स्ट्रगल चला था। किसके लिए चला था स्ट्रगल? कि कौन डोमिनेट करेगा नॉर्दर्न इंडिया को। ठीक है, समझ में आया था ये? फिर हमने क्या देखा था? वज्जी। वज्जी में क्या थे? 8 क्लैंस थे, जिसमें से एक कौन सा था? ठीक है, वैशाली बोल सकते हो आप, राइट। लिच्छवी तो एक कैपिटल था, राइट। तो क्या पढ़ा हमने कि 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे नॉर्दर्न इंडिया में। कौन से? महाजनपदास। 16 टोटल होते हैं। और हम अगर ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा पड़ता था? अंग पड़ता था, राइट। सबसे वेस्टर्न मोस्ट कौन सा था? गंधार, राइट। तो हम इन क्लैंस के बारे में पढ़ते हैं, बेसिकली महाजनपदास जो बोलते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था? कि स्ट्रगल चालू हुआ था कि कौन डोमिनेट करेगा नॉर्दर्न इंडिया को। ठीक है। और सबसे ज़्यादा एस्पिरेशंस किस क्लैन की थी? क्यों थी? न्यूली फॉर्म्ड महाजनपदा था, राइट। उसके जो रूलर्स थे वो एकदम न्यू इनेक्टेड थे। उनके अंदर एस्पिरेशन थी कि हाँ, जितना ज़्यादा कॉन्कर कर सकते हैं टेरिटरी, उतना ज़्यादा हम कॉन्कर करेंगे। समझ में आया ये? ईशान, आप ही ईशान नाम है ना? समझ में आ रहा है आपको? मैंने बोला कि 16 महाजनपदास थे, उसमें से 4 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, जिनके अंदर क्या थी? कैपेबिलिटी थी कि वो डोमिनेट कर सकें। किसको? दूसरे क्लैंस को। पहला था मगध, दूसरा कौशाला, थर्ड अवंती, फोर्थ वज्जी। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि मगध और अवंती का 100 साल का स्ट्रगल चलता है। ठीक है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं कि कौन डोमिनेट करेगा नॉर्दर्न प्लेन्स को। ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा रूरल के बारे में पढ़ते हैं? बिम्बिसार के बारे में। ठीक है। बिम्बिसार के बारे में क्या बोला जाता है? कि ही वॉज अ पर्सन ऑफ वेरी ग्रेट इंटेलेक्ट। ठीक है। वो ना सिर्फ लड़ाई के जरिए लोगों पे, मतलब उन्होंने किंगडम्स पे विजय पाई। ही ऑल्सो सेंड वॉट? डिप्लोमेटिक एमिसरीज। ठीक है। ही एस्टेब्लिश्ड मैरिज अलाइंसेस। जहाँ उनको लगा कि लड़ाई के जरिए काम नहीं चलेगा, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया था? शादियों के थ्रू मैरिज अलाइंसेस करी। जब मैरिज अलाइंसेस के थ्रू पास्ट में जब बेटी घर पे आती थी, तो ये ऑब्लिगेशन हो जाता था कि अब वो अटैक नहीं करेगा किंगडम। किस पे? जैसे क्या हुआ था, हमने पढ़ा था कौशाल की जो रानी थी वो कहाँ आती हैं? मगध आती हैं। कहाँ की आती हैं? वैशाली की आती हैं। और कहाँ की आती हैं? तीन बताई थी ना आपको। हाँ, क्या? हाँ, ठीक है। तो ये आपका जो क्लैन था ना, मेधा क्लैन था, राइट। तो वहाँ से एक रानी आती हैं, एक वैशाली से आती हैं और एक कौशाल से आती हैं। तो 3 रानियाँ आएंगी। तो 3 रानियों की वजह से अब क्या होगा? जब भी ये किंग मगध का एक्सपांड करेगा, तो मतलब एक्सपांड करेगा यानी कि वो अटैक करेगी दूसरे क्लैंस पे, तो ये जो क्लैंस हैं इन पे अटैक नहीं करेंगे। क्योंकि क्या होता था कि जब किंग बाहर चला जाता है अपनी स्टेट के, तो उसको सिक्योरिटी की क्या रहती है? चिंता रहती है। तो उसको ज़रूरी रहता है कि आसपास के जो किंग्स हैं उनसे वो क्या करे? संधि एस्टेब्लिश करके रखे। ही एस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशन विद अदर क्लैन सो दैट दे डोंट अटैक ओवर हिम व्हेन ही इज अटैकिंग अदर किंगडम्स। ये समझ में आया कि मैरिज अलाइंसेस का क्या फ़ायदा होता है? ठीक है। तो वो मैरिज अलाइंसेस के थ्रू भी उन्होंने क्या किया था? विक्ट्री गेन करी थी। और तीसरी चीज़ वो क्या करते हैं? डिप्लोमेटिक एमिसरीज भेजते हैं। हमने पढ़ा था कि जब अवंती पे अटैक कर रहे थे गंधार लोग, ठीक है, तो इन्होंने डिप्लोमेटिक अपना एम्बेसरी यहाँ पे भेजा था, जिससे क्या हुआ था? एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस बन पाए थे गंधार में, और किस में बनेंगे? मगध में। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमने देखी थी। किसके बारे में? बिम्बिसार के बारे में। बिम्बिसार के बारे में हमने और क्या पढ़ा था? कि इनके अंडर 80,000 विलेजेस थी। ठीक है। तो ये शो करता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ पावर ही होल्ड ओवर द रीजन। ठीक है। 80,000 विलेजेस इज नॉट अ स्मॉल नंबर। और इसके हमें क्या मिले? एविडेंस मिले हैं। ठीक है। और क्या पढ़ा था बिम्बिसार के बारे में? ठीक है। हमने इनका टाइम पीरियड देखा था। तो इनका जो रूल था बेसिकली क्या पढ़ते हैं? 543 BC टू 492 BC। तो ही रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 50 ईयर्स। तो हमने पढ़ा बिम्बिसार ने लगभग 50 ईयर्स तक रूल किया था। ठीक है। और क्या पढ़ा था? हाँ, बिल्कुल। इन्होंने कैपिटल कहाँ पे क्रिएट किया था? राजगीर पर। राजगीर के बारे में फटाफट से 4 फैक्ट्स बताओ जो मैंने कल बताए थे। किससे कवर था? 5 हिल से कवर था। इसकी वजह से उसको क्या बोला जाता था? दिव्यराज, राइट। तो और इसके बारे में क्या पढ़ते हैं हम राजगीर के बारे में?
राजगीर के बारे में हम पढ़ते हैं कि राजगीर जो था, कल हमने एक चीज पढ़ी थी। एक मिनट, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे? क्या है? छोटा नागपुर प्लेट्यू है। छोटा नागपुर प्लेट्यू में क्या है? आयरन की माइंस हैं। ये एज जो चल रही थी, हमें समझना होगा, जो मॉडर्न एज चल रही है, इसका टाइम पीरियड क्या है? बियॉन्ड 600 BC, ठीक है। तो इस एज को बोलते हैं आयरन एज, ठीक है। ये आयरन एज से कंपेयर की जाती है। आयरन एज में क्या हो रहा है? आयरन की डिस्कवरी हुई है, और डिस्कवरी की वजह से क्या बनेंगे? टूल्स बनेंगे, वेपन्स बनेंगे, और उसका डेली लाइफ में यूसेज इंक्रीज होगा। ये समझ में आया था? तो आयरन एज आई है, तो आयरन की माइंस कहाँ पे हैं? छोटा नागपुर प्लेट्यू में है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू, अगर ये क्लियर नहीं समझ में आ रहा है तो एक मिनट और पास बना देता हूँ। ये कुछ इसका ज्योग्राफिक रीजन है छोटा नागपुर प्लेट्यू का। तो हमें क्या दिखता है? राजगीर जो है उसकी लोकेशन बहुत पास में है, ठीक है। किससे पास में होगी? ये माइंस के बहुत पास होगी। और हमें क्या दिखता है? उज्जैन, इसकी भी जो लोकेशन है वो माइंस के बहुत पास है। हम पढ़ते हैं कि उज्जैन और राजगीर में हमें क्या मिले हैं? आयरन स्मिथ्स के एविडेंस मिले हैं। मतलब वहाँ पे बड़े लेवल पे आयरन के वेपन्स क्रिएट होते थे, और उसके एविडेंसेस हमें किस फॉर्म में मिले? फॉसिल्स के फॉर्म में मिले होंगे, अलग अलग तरीकों से मिले होंगे, ठीक है। हमें एक्सकेवेशंस मिले, तो उसमें पता चला कि यहाँ पे लार्ज स्केल पे आयरन के वेपन्स क्रिएट होते थे, ठीक है। तो दो किंगडम थे, अवंती और मगध। इनके बीच में इतना लंबा स्ट्रगल क्यों चल पाया था? 100 साल तक कैसे लड़ाई होती रही? क्योंकि इनके पास वेपन्स अवेलेबल थे। बिना वेपन्स के तो क्या ही काम होगा, राइट। तो फिर हमने ये पढ़ा था कि राजगीर के पास में क्या था? आयरन ओर्स थे, ठीक है। तो इसको वो हेल्पफुल बनाता है कैपिटल क्रिएट करने में, ठीक है। तो 5 हिल से सराउंडेड था, और ओर्स के पास में था, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ते हैं? इतना बिम्बिसार के बारे में खत्म कर लिया था, और कुछ पढ़ा था उनके बारे में? हाँ, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ा था कि इनका जो कॉन्टेम्प्ररी था, अवंती का किंग था, क्या नाम बताया था? महासेना से याद कर सकते हो अभी, अगर पूरा याद नहीं भी रहता है तो, ठीक है। आप बस अभी महासेना याद सकते हैं। तो महासेना जो थे, इनके कॉन्टेम्प्ररी थे, किंग थे। ये किंग कहाँ के थे? अवंती के किंग थे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि दोनों ने लड़ाई करी। सबसे पहले तो किसने लड़ाई करी होगी? बिम्बिसार ने और महासेना ने। इन दोनों को रियलाइज हुआ कि दोनों के पास इक्वली पावर है, ठीक है। अब रियलाइज हो गया क्योंकि कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा वॉर का। तो दोनों ने क्या किया? फ्रेंडली रिलेशन एस्टेब्लिश करे थे। तो अवंती और मगध में ड्यूरिंग द रूल ऑफ बिम्बिसार देयर वर फ्रेंडली रिलेशंस। इसका एविडेंस हमें और कैसे मिलता है? जब महासेना को क्या हुआ था? जॉन्डिस हुआ था। तो उसकी उसमें क्या करते हैं? ये रिक्वेस्ट करते हैं बिम्बिसार को कि आप हमारी हेल्प करिए। तो इन ये किसको भेजेंगे? अपने रॉयल फिजिशियन को भेजेंगे। उसका नाम क्या था? जीविका, ठीक है। तो जीविका जाते हैं, इनको क्योर करते हैं, और ये हमें एविडेंस मिलता है। कहाँ से मिलेगा ये एविडेंस? लिटरेरी टेक्स्ट के थ्रू मिलेगा, ठीक है। बिम्बिसार। और क्या पढ़ा था? बिम्बिसार की जो मैरिज हुई थी, किससे हुई थी? चेलना, राइट। तो हाँ, चेलना। तो वो चेलना क्या थी? वो प्रिंसेस थी, लिच्छावी प्रिंसेस। बिलोंग किससे करती थी वो? वैशाली। इनका जो लड़का था वही था अजातशत्रु, ठीक है। उसके बारे में हम अगला पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ते थे इससे पहले कि जो लॉर्ड महावीर थे, ही वॉज वेल कनेक्टेड विद मगध फैमिली, ठीक है। तो वो कैसे कनेक्टेड थे? क्योंकि जो चेलना थी उनकी क्या थी? मौसी थी, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा बिम्बिसार के बारे में पढ़े थे। और कुछ पढ़ा था इनके बारे में? ठीक है। फिर अगले किंग के बारे में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? अजात शत्रु। क्या पढ़ते हैं हम कि अजात शत्रु ने अपने फादर को ही किल करके थ्रोन को एनेक्स किया था, ठीक है। ये याद है? तो फिर नेक्स्ट क्या चीज देखते हैं? ही वॉज हिज पॉलिसी वॉज कॉन्कर थ्रू हुक एंड क्रुक। बिम्बिसार की भी थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं मतलब इतना ज़्यादा नहीं जाते थे कि अपने घर वालों को ही मारने लग जाएंगे। लेकिन अजात शत्रु डिडंट इवन रिस्पेक्टेड हिज फैमिली रिलेशंस। क्यों ये कैसे बोलते हैं हम कि उन्होंने अपने मैटरनल की जो रॉयल फैमिली थी वैशाली की, उनको ही ख़त्म कर दिया। 16 साल तक उन्होंने वहाँ पे वॉर करी थी। 16 ईयर्स तक वॉर हुई थी वैशाली के साथ। उसमें वैशाली किंगडम को डेसिमेट किया गया, और उसको मगध में शामिल किया गया, ठीक है। एक चीज़ बताना हम डिस्कस करना भूल गए, बिम्बिसार की जो पॉलिसीज थी, ठीक है, वो क्या थी? विन करना है, कॉन्कर एंड रूल, राइट। तो सबसे पहले उन्होंने किसको अपने अंडर एनेक्स किया था? बिम्बिसार ने किस महाजनपद को एनेक्स किया था? अंग देश को,
ठीक है, अंग देश को सबसे पहले किसने बिंबिसार करते हैं, एनेक्स करते हैं। ठीक है, फिर बिंबिसार क्या करेंगे, दूसरे जो छोटे छोटे एरियाज थे उनको एनेक्स कर लेंगे। ठीक है, फिर मेजर जो जो मेजर जो एनेक्सेशन किया था वो किया था अजात शत्रु ने। हम क्या पढ़ते हैं, उन्होंने 3 बैटल्स की लगभग करी थी, और तीसरे की तैयारी करी थी, लेकिन वो भी बैटल काइंड ऑफ हुआ ही था। तो 2 बैटल कौन कौन से थे, पहला बैटल क्या पढ़ते हैं, अजात शत्रु ने टोटल 3 बैटल करे। ठीक है, हम ये पढ़ रहे हैं अभी अपनी लाइफ में। ठीक है, तो पहला बैटल किसके साथ किया था उन्होंने, कोशाला। ठीक है, कोशाला के साथ बैटल हुई तो उसमें क्या हुआ था, जो काशी पहले किसके अंडर था, कोशाला के अंदर था, तो अब वो किसके अंदर चला जाएगा, मगध के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो पहली वॉर का रिपरकशन क्या हुआ कि काशी किसके पास आ गया, मगध अंपायर में आ गया, अजातशत्रु के रूल के अंदर। सेकंड वो उन्होंने क्या किया, वैशाली को 16 साल तक उन्होंने कंटिन्यूसली डेसिमेट किया, तो उससे बाद क्या हुआ था, वैशाली भी किस में आ गया, मगध में आ गया। फिर उन्होंने क्या किया, अवंती पे चढ़ाई करने की कोशिश करी, दे वांटेड टू एनेक्स दी अवंती एज वेल, लेकिन अवंती बहुत ज़्यादा पावरफुल था। अवंती ने उसी टाइम पे रिसेंटली गंधार को भी हराया था। ठीक है, गंधार और अवंती में बैटल हुई थी, गंधार और अवंती में बैटल बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि जो इंडिया का मैप देखोगे ना जैसे, ठीक है, तो ये जो रीजन है, ये गुजरात रीजन है, ये हमेशा ट्रेड हब रहेगा। ठीक है, इंडिया में ऐसे समझो, कोई भी राजा आएगा, सेंट्रल अगर अथॉरिटी एस्टेब्लिश करेगा, तो इंडिया के 2 फ्रंट्स हैं जहाँ पे वो जरूर काबू करना चाहेगा, जो और हमेशा वॉर होती है, एक होगी बंगाल और दूसरा गुजरात। जब आप अशोका के बारे, उस अकबर के बारे में पढ़ोगे ना, तो अकबर ने क्या करता है, पहले वो दिल्ली पे कब्जा करता है, दिल्ली पे कब्जा करने के बाद सीधे वो बंगाल पे आर्मी कूच करता है। तो जैसे ही बंगाल पे कब्जा हो जाता है, तो पूरा फोर्स कहाँ लगाता है, गुजरात में लगाता है। गुजरात को डेसिमेट करने के लिए वो जितनी ज़्यादा पावर बेस कर सकता था स्पेंड उसने की, और जब उस पर विक्ट्री हो गई तो उसने उसके याद में क्या किया था, बुलंद दरवाज़ा क्रिएट किया था। राइट, हम पढ़ते हैं ये चीज़, तो वो सिग्निफाई करता है कि गुजरात पे विक्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट थी। तो और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि सब कुछ क्या है, इकोनॉमिक ही रीजंस हैं, कोई रिलीजियस रीजंस नहीं होते हिस्ट्री में, सब कुछ इकोनॉमिक की बेसिस पे चलता है। तो यहाँ से उनको बिजनेस मिल रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस मिल रहा है, यहाँ से टैक्सेस आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कब्जा नहीं होता है तो इकोनॉमिकली वो किंगडम वीक रहेगा। राइट, तो अवंती और गंधार किसके लिए लड़ेगी, इस रीजन के लिए लड़ेगी, क्योंकि ये रीजन क्या है, बहुत रिसोर्स रिच है। कौन सा, ये पूरा गुजरात से लेके सिंध पंजाब पूरा, यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी नहीं है, और लगातार यहाँ पे बहुत अच्छी क्या है, इंडस के थ्रू क्या है, फर्टाइल रिच हमारा क्या है, सॉइल है, तो उससे आपको एग्रीकल्चर अच्छा होगा। गुजरात के पास क्या है, नेचुरल पोर्ट्स हार्बर्स हैं, तो ट्रेड अच्छी होगी। राइट, समझ में आया ये चीज़। तो इन दोनों में हमेशा स्ट्रगल चलता रहता है। तो वो अजातशत्रु ने देखा कि अवंती गंधार को हरा देता है, और वो अगेन इसको अवंती को अपने अंदर लेने की कोशिश कर रहे थे, तो वो क्या करते हैं, वो डर जाते हैं, तो वो क्या क्रिएट करते हैं, राजगीर के अराउंड फोर्टिफिकेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो राजगीर के अराउंड फोर्टिफिकेशन किसने बनाई थी, अजातशत्रु ने बनाई थी। क्यों बनाई थी, क्योंकि उनको अवंती से खतरा महसूस हो रहा था। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, अजातशत्रु का टाइम पीरियड क्या था, हाँ एक बार बता दो, 492 टू 460। ठीक है, 32 साल लगभग। फिर इनके बाद कौन आएंगे, इनका एक मात्र सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन क्या था, ही चेंज द कैपिटल। ठीक है, क्या रीजन बताया था चेंज करने का मैंने, एक तो वो जो पटना की लोकेशन है, बेसिकली पाटलिपुत्र की जो लोकेशन है, वो क्या है, सेंट्रलाइज्ड है न्यू मॉडर्न किंगडम के हिसाब से। पहले मॉडर्न किंगडम मान लीजिए इतना था, ठीक है, तो राजगीर यहाँ पे था, और ये पास में था किसके, ये पास में था आपके आयरन ओर्स के। धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि नए नए किंगडम्स आते जा रहे हैं, तो मगध का क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो गया। ठीक है, जब मगध का एक्सपांशन हो गया तो न्यू कैपिटल कहाँ आएगी, इसके सेंट्रल में होनी चाहिए, तो वो पाटलिपुत्र पे न्यू कैपिटल क्रिएट करते हैं। और मैंने एक चीज़ और बताई थी, हाँ, तो ये 2 तरीके थे, 2 रीज़न थे जिसलिए इन्होंने शिफ्ट किया था। एक तो ये सेंट्रल रहेगा, ठीक है, और दूसरा क्या, कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा, क्योंकि पहले के ज़माने में कम्युनिकेशन किसके थ्रू होते थे, रिवर्स के थ्रू होते थे। ठीक है, वाटर्स का यूज़ करते थे। इसकी लोकेशन क्या है, कौन सी 2 रिवर्स हैं, नॉर्थ में कौन है, वेस्ट में कौन है, आगे कौन सी मिलती है, यहाँ पे सरायू आती है। ठीक है, और आप गंडक रिवर भी पढ़ोगे यहाँ पे। राइट, तो ये 3 से 4 रिवर्स हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता था, पाटलिपुत्र के फोर्ट को वाटर फोर्ट। ठीक है, इसको वाटर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि चारों तरफ ये पानी से घिरा हुआ था। ठीक है,
क्लियर है ये सब? आपको क्लियर है? क्लियर है आपको? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। हम्म। हाँ, ये जब से मगध चल रहा है ना, मगध बैटल, मगध और जब से अवंती में बैटल चल रही है, फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 542 बीसी अंटिल 492 452 बीसी, ठीक है, ये बैटल चलती रहेगी। वो सिग्निफिकेंट किंग्स नहीं थे इसलिए हम याद नहीं रखते हैं, लेकिन अगर आपको जानना है तो बता दिया जाएगा आपको, है ना, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज- हाँ हाँ हाँ। प्रद्योता, प्रद्योगिता, महासेना। हाँ, ठीक है। तो वो रूलर कौन थे? अवंती के रूलर थे। वो किसके कंटेम्प्रेरी थे? बिम्बिसार के कंटेम्प्रेरी थे। बिम्बिसार के बारे में हम और क्या पढ़ते हैं? ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बोथ महावीर एंड गौतम बुद्धा, दोनों के कंटेम्प्रेरी थे। कौन? बिम्बिसार, ठीक है। अच्छा, बुद्धा की टाइम बता दो, टाइम पीरियड क्या था बुद्धा का? 572। उसके बाद मरे कब थे वो? लिखवाया था आपको? बेसिकली ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अजात शत्रु एज वेल, हमें ये याद रखना है, ठीक है, अगर आपको टाइम पीरियड ना भी याद रहे। हाँ, ठीक है। तो जो आपके बुद्धा थे वो दोनों के कंटेम्प्रेरी थे, बिम्बिसार के भी और अजात शत्रु के भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, हमने कल डिस्कस भी किया था कि कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो उदयन में हमने क्या पढ़ा? उदयन क्या करते हैं? एक कैपिटल शिफ्ट करते हैं, कहाँ पहुंचता है? पाटलिपुत्र पहुंचता है, ठीक है। अब उदयन के बाद क्या आते हैं? ये कौन सी डायनेस्टी थी? हमने पहले देखा था कि ये तीनों किसको बिलोंग करते हैं? हिरण्य का, ठीक है। हिरण्य का क्यों बोले जाता है उसको? क्योंकि ये एक अल्टीमेटली एक ट्राइब थी, ठीक है, जहाँ से ये लोग आ रहे थे, और वो अपने आप को किससे एसोसिएट करते थे? वाइल्ड बोर से, या फिर वो लायन भी हो सकता है, इट्स नॉट क्लियर, बिकॉज ये वर्ड प्राकृत और पाली लैंग्वेज में क्रिएट हुआ है। तो बेसिकली ये अपने आप को एक एनिमल से एसोसिएट करेगा, क्योंकि ये ट्राइब्स हैं, और ट्राइब्स का नेचर होता है कि वो किसी पर्टिकुलर एनिमल्स या फिर कोई भी पर्टिकुलर माउंटेन वगैरह से अपने आप को अफिलिएट करते हैं। तो इसलिए इनका नाम क्या रखा जाता है? हिरण्यका डायनेस्टी, ठीक है। हिरण्यका डायनेस्टी के बाद कौन आते हैं? शिशुनाग। शिशुनाग का कंट्रीब्यूशन क्या रहता है? उनका सिर्फ एक ही मेजर कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने अवंती को मगध में एनेक्स कर लिया था, ठीक है, पढ़ा था ये। शिशुनाग जो डायनेस्टी आई थी उनका सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन था कि अवंती किंगडम फाइनली मगध एम्पायर का पार्ट बन जाता है। हाँ, जो 100 ईयर्स की, जो 100 ईयर्स की आपकी राइवलरी चल रही थी किस किस में? अवंती और मगध में, फाइनली एंड कैसे होती है? जब अवंती मगध का पार्ट बन जाता है, ठीक है। क्या? क्या दिया हुआ है? अवंती मेजर पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जो चार मेजर जनपद थे ना, ऐसे तो बहुत सारे करेंगे वो, क्योंकि एंड में देखे जाएगी कि सारे जनपद किसके पार्ट हो जाएंगे? मगध की पार्ट होने हैं सारे, है ना, क्योंकि मगध एम्पायर इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरे इंडिया में कॉन्कर कर लेगा, है ना। तो हम जो फैक्ट्स पढ़ते हैं याद रखने के लिए वो पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या रेलिवेंट हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने? शिशुनाग के रूल में जो अवंती है किसका पार्ट हो गया? मगध का पार्ट हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था? शिशुनाग के बाद कौन आए थे? अच्छा, नंदास के बारे में बताया था ना आपको, ठीक है। महापद्मा नंदा, है ना, महापद्मा नंदा के बारे में क्या पढ़ते हैं हम? अलेक्जेंडर लौट गए थे उनकी आर्मी का देख के, और कुछ याद है? हम पढ़ते हैं महापद्मा नंदा के बारे में कि ही वॉज द बेसिकली द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ नंदा डायनेस्टी, ठीक है। जो नंदा डायनेस्टी आई थी उसने सबसे ज़्यादा मगध एम्पायर को, एक जैनित बोलते हैं ना, जैनित वर्ड यूज़ करते हैं, जैनित का मतलब होता है ऊंचाई पे पहुंचाया, ठीक है। इसके बाद नो डाउट मौर्याज आते हैं, लेकिन मगध को सबसे आगे कौन लेके गया था? नंदाज लेके गए थे। इन्होंने बहुत सारे जो महाजनपदास थे, लगभग एक दो को छोड़ के, जैसे कलिंगा पढ़ते हैं ना हम, कलिंगा के बारे में क्या पढ़ते हैं?
कि कलिंगा को जब जीता गया था तो वहां से किस कौन लौट के आते हैं, जिना लेके आते हैं। जिना का मतलब क्या होता है? ठीक है, किससे किसको रिप्रेजेंट कराया जाता है जिना से? महावीर को। तो हम पढ़ते हैं जब कलिंगा से वॉर होती है और उसको जीता जाता है तो वहां से जिना की पोर्ट्रे लेके आई जाती है। कौन लेके आएंगे? महापद्मानंदा लेके आते हैं, राइट। तो ये दिखाता है कि कलिंगा वॉर भी ये जीत चुके थे काइंड ऑफ, जो अशोका के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो दिस शोज की डोमिनेंस ऑफ महापद्मानंदा। ठीक है, इनके बारे में लिखा नहीं था कल, तो थोड़ा सा लिख लेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ में और जान लो, इनकी जो आर्मी थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? 2 लाख की इन्वेंट्री थी, और क्या बताया था? 60,000 की कैवलरी थी, 6,000 वॉर एलिफेंट्स थे। ठीक है, तो ये क्या शो करता है कि इतना ज़्यादा बड़ा इनका आर्मी था कि कोई भी डर जाएगा, है ना। 6,000 वॉर एलिफेंट्स, लोग कैवलरी लेके डर जाते हैं, और वॉर एलिफेंट्स रख रहे थे 6,000। तो जब इतनी बड़ी आर्मी का डिस्क्रिप्शन कौन सुनते हैं? अलेक्जेंडर को डर नहीं लगा, उसकी सिपाहियों को डर लग गया था। कोई बोले ना कि अलेक्जेंडर डर के भाग गया था, वो तो रिलेंटलेस था कि मुझे तो जाना ही है। लेकिन उसके आर्मी, उसके कमांडर ने सबने मना कर दिया था कि हम नहीं जा सकते, क्योंकि वो 10 साल से लगातार एक वॉर स्ट्रगल पे निकले हुए थे। कहाँ से कहाँ तक? ग्रीक से आए थे, और वो इंडिया यूरेशिया के बॉर्डर से होते हुए हमारे बॉर्डर्स पे आ चुके थे। कौन सी रिवर क्रॉस नहीं कर पाए थे वो? ठीक है। ठीक है, तो हम ये पूरा आज भी देखेंगे कि कैसे ईरानियन एम्पायर जो है, अकीनीड एम्पायर हम जो पढ़ते हैं, और फिर अलेक्जेंडर के बारे में ये भी हम थोड़ा आज देखेंगे कि उन्होंने जब इन्वेजन किया तो उससे क्या क्या इंडिया में चेंजेस आए थे। सब पढ़ते होंगे खरोष्ठी स्क्रिप्ट के बारे में। खरोष्ठी स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने? थोड़ा फास्ट हो गया तो मैं थोड़ा स्लो करा सकता हूँ। खरोष्ठी स्क्रिप्ट होती है एक, ठीक है। ये स्क्रिप्ट क्या है? ईरानियन ओरिजिन की है। ईरानियन ओरिजिन की है। ईरान जो एम्पायर था, अकेमीड एम्पायर बोलते हैं उसको, ठीक है, अकेनीड। हाँ, स्पेलिंग में बता दूंगा और बाद में, पहले चलो इतना लिख लेते हैं। हाँ हाँ, बताइए। हाँ हाँ, पहले की बात है, जीता जा चुका था। बात है कि वो उस टाइम पे और पावरफुल हुए। कलिंगा के जो पीपल थे ना, दे वर वेरी रिलेंटलेस। ठीक है, और मतलब वो सीखते थे अपनी गलतियों से, लेकिन वो फिर मतलब हार गए थे तो उन्होंने सीखा कि कैसे और वॉर बैटल करनी है। तो अशोका को उनको हराने में बहुत दिक्कत आई थी, क्योंकि वो ऑलरेडी हार के काफ़ी आगे जा चुके थे। ठीक है, हारा जा चुका था। हाँ, अब वो एक चीज़ ये भी है, कलिंगा जब हारा जा चुका था, हो सकता है कि महापद्मा नंदा ने उनको सबड्यू नहीं किया हो अपने अंदर, है ना, छोड़ दिया होगा। लेकिन अशोका की पॉलिसी क्या थी कि उसे तो मुझे अंदर ही चाहिए, मेरे किंगडम में आना है आपको, आपका जो किंग है वो मेरे सबड्यू होना चाहिए, है ना। ये चीज़ थी। तो पॉलिसीज का बहुत मैटर करता है कि किंग की क्या पॉलिसी है टुवर्ड्स द अदर किंगडम। ठीक है, जैसे हम पढ़ रहे थे कल किंगडम ऑफ एम्पायर के बारे में, है ना। तो मैंने आपको बताया था इंडिया में मगध एम्पायर से पहले एक दूसरे की सोवर्निटी को रिस्पेक्ट किया जाता था, कि ठीक है मैं तुमसे पावरफुल हूँ। जैसे हम महाभारत में पढ़ते हैं कि जो क्रू क्लेन था, ठीक है, बहुत पावरफुल था उनके पास। महाभारत में भी देखते हैं कितने सारे लीडर्स थे, वो चाहते तो किसी को भी हरा सकते थे, कभी भी हरा सकते थे। लेकिन वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे की सोवर्निटी को रिस्पेक्ट करते हैं कि आप अपने किंग के, सॉरी, आप अपने एरिया के किंग हैं, एंड वी रिस्पेक्ट दैट, हमें ज़रूरत ही नहीं है आपके राज्य की, है ना। ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन मगध एम्पायर आके क्या करता है कि एस्पिरेशंस इतनी ज़्यादा हैं कि हमें तो पूरा किंग एरिया चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हम पढ़ते हैं। तो अभी हम महापद्मा नंदा के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्यों मौर्यन एम्पायर इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाया था, राइट। और मगध रीजन से इतने सारे किंग्स जो निकल रहे थे, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें हम देखेंगे। तो आप हेडिंग डालोगे। लास्ट हेडिंग मेरे हिसाब से शिशुनाग डायनेस्टी की थी, है ना। देखिए, दी नंदास, आप डाल दो पहले नंदा डायनेस्टी। ठीक,
नंदा डायनेस्टी डाल दीजिए, मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ। आप लोगों की जैसे कई लोगों की क्लास छूटी हुई है, राइट, तो हम रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। तो आज भी एक रिवीजन क्लास प्लान्ड है 1 से लेके 3 बजे तक। अगर आप लोग रुक सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर फ्यूचर में भी जैसे आपका, आप 3 लोग हैं जो, आप भी हो, आप तो रुकोगे आज, आप भी जाओगे, कॉलेज है, जाना है आपको, ठीक है, तो आप 4 लोग, ठीक है, तो कल प्लान कर लो। सैटरडे को रखना है, सैटरडे को ऑलरेडी आपकी 4 घंटे की क्लास होगी, ऑफिसर्स क्लास होती है सैटरडे को, ठीक है। हाँ, मैं हिस्ट्री तो पढ़ा रहा हूँ। हाँ अच्छा, हाँ रिवीजन क्लास ना, हाँ उस हिस्ट्री की है। आज सेकंड रिवीजन क्लास थी, तो कुछ लोगों का छूटा था तो उनको पढ़ाया जा रहा था आज, ठीक है। तो बेसिकली रिवीजन के थ्रू सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी आपको। तो आप लिखोगे नंदा डायनेस्टी के अंदर, द नंदास added to the Magadhan Empire the Nandas added to the Magadhan power by conquering Kalinga, from where from where they bought an image from where they bought an image of the Jinnah, they bought an image of the Jinnah as a victory trophy. This this event this event took place this event took place in the reign of in the reign of Mahapadma Nanda. In the reign of Mahapadma Nanda. He claimed to be he claimed to be Ekarath. Ekarath. He claimed to be Ekarath, the sole sovereign, the sole sovereign who destroyed all the other who destroyed all the other रूलिंग प्रिंसेस, ठीक है। तो एकारत का मतलब क्या है? द वन हु विल डिस्ट्रॉय ऑल द रूलिंग प्रिंसेस, यानी कि एविडेंस मिल सकता है कि इनके पीरियड में हो सकता है ज़्यादातर जनपदास मगध एम्पायर के पार्ट हो चुके हों, क्योंकि कलिंगा को भी इन्होंने एनेक्स कर लिया था काइंड ऑफ, ठीक है। ही ऑल्सो एक्वायर्ड कोसाला, he also acquired Kosala as it as it as it repelled against him. तो कोसाला ने जब रिपेल कर दिया था इनके अगेंस्ट, तो वो कोसाला को भी एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, ही मेंटेन्ड 2 lakh infantry, he maintained 2 lakh infantry, 60,000
cavalry and 6,000 war elephants. अच्छा, अब ये समझना होगा इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग आर्मी बोलते हैं। तो स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए क्या होता है। तो देखो, जब भी कोई किंगडम है, ठीक है, अगर उसको अपनी सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट करनी है, जैसे इंडिया एज अ नेशन है, तो हम एक अपनी स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करते हैं। वी हैव अ आर्मी। उनका सिर्फ एक ही पर्पस है, जब हम पे अटैक करेगा तो वो क्या करेंगे, दे विल अटैक ऑन द एनिमीज। ठीक है, उसके लिए उन वो ना फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं खाली टाइम में, ऐसा तो है नहीं ये हमारे आर्मी वाले एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर जॉब पे जा रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही पर्पस है, ट्रेन करना खुद को, किसके लिए, वॉर के लिए। तो इसका ये क्या मतलब होता है स्टैंडिंग आर्मी का, कि द आर्मी आर दीज आर दी पर्सनल्स हु आर डेडिकेटेडली हायर फॉर द पर्पस ऑफ वॉर। ठीक है, और जितनी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी होगी वो किंगडम उतना ज़्यादा पावरफुल होगा, राइट। तो स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करना किसने स्टार्ट करी थी, जो जो किंग्स को थ्रेट फील होता था और जिनकी एस्पिरेशंस ज़्यादा थी। ठीक है, हर किंग्स के बारे में हम जैसे पढ़ते हैं ऋग्वैदिक पीरियड में स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। ठीक है, एविडेंस ही नहीं मिलता हमको। ठीक है, वो क्या थे, एग्रीकल्चर्स वगैरह थे, जब वॉर होती थी तो वो सब लोग वही लड़ने चले जाते थे। स्टैंडिंग आर्मी कब से स्टार्ट होगी, जब महाजनपदास का पीरियड आएगा। ठीक है, जब 16 किंगडम जैसे आते हैं तो ये अपनी आर्मीज क्रिएट करेगी, क्योंकि इनको थ्रेट फील होगा तो इनको आर्मी एक रखनी पड़ेगी जिससे एनिमी अटैक करे तो क्या हो, दे रिपेल कर सकें। ठीक है, तो स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि सच एन लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, such a large standing army could be maintained could be maintained only through an only through an effective taxation system, maintained through an effective taxation सिस्टम। क्या बोला कि जब तक टैक्सेशन सिस्टम नहीं रहा होगा उस टाइम पे ऐसी आर्मी मेंटेन करना पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो टैक्सेशन सिस्टम वहाँ पे होगा ही होगा। तो हम पढ़ते हैं मगध एम्पायर का टैक्सेशन सिस्टम मॉडर्न से पहले भी आ चुका था। किसके टाइम पीरियड में आ चुका है, नंदास के टाइम पे आ चुका है। ठीक है, हाँ 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 हाँ, नहीं होगा लेकिन इफेक्टिव होना इस टाइम पे शुरू हुआ। देखो चीज़ें तो हमेशा डेवलप हुई नहीं है। जैसे हम पढ़ेंगे अभी मगध एम्पायर का जो क्रिएट हुआ है उसमें सिर्फ अशोका कंट्रीब्यूशन नहीं है, बिम्बरसार से लेके अजात शत्रु सभी का इक्वली कंट्रीब्यूशन है। लेकिन पीक जब करता है हम तब की बात करते हैं, कोई भी टाइम कोई भी इवेंट जब पीक करेगा उसी की बात की जाएगी, राइट। तो हम पढ़ेंगे इट वॉज लास्ट, उसका लास्ट पॉइंट है महापद्मनंदा का। इट वॉज because of these considerations it was because of these considerations that that Alexander did not advanced against him. It was due to these considerations that Alexander did not advanced against them. अब क्या होगा, ये तो काफ़ी पावरफुल थे नंदा डायनेस्टी में, लेकिन इनके बाद के जो नंदा डायनेस्टी के रूलर थे वो इतने कैपेबल एंड एफिशिएंट नहीं थे। वो रिचेस में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व हो गए, किंगडम पे ध्यान नहीं दिया। तो हम बोलते हैं कि चाणक्य ने काइंड ऑफ एक बोल सकते हैं कि उन्होंने एक पूरा इवेंट ही ऐसा क्रिएट किया जिससे चंद्रगुप्त मौर्य इनको डिस्टेबलाइज कर सके और मॉडर्न डायनेस्टी क्रिएट हो सके, राइट। तो वो क्यों हुआ था, क्योंकि जो लेटर नंदास थे थोड़े वीक और इनकेपेबल थे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे अब कि कॉज ऑफ मगधास सक्सेस। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, जो अभी तक हमने सारे किंग्स के बारे में पढ़ा है तो अब इनके हम कॉजेज देखेंगे। कॉज ऑफ मगधा सक्सेस।
तो क्या क्या रीजंस रहे हैं सब आपको पता ही है, उन्हीं को बस थोड़ा सा लिख लेंगे। सबसे पहले तो रिसोर्सेज थे, ठीक है, इसकी जो लोकेशन थी, ठीक है, एक तो ये एकदम ईस्टर्न रीजन में था मगध, ठीक है, इनको अटैक करने के लिए बाकी किंगडम से आना पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरा, रिसोर्स के पास है, ठीक है, इनके जो फोर्ट्स हैं, एक राजगीर का देख लो या फिर आप पाटलिपुत्र का देख लो, काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हैं। तो उस टाइम पे जब आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, जैसे तोपे वगैरह तो थी नहीं, कैनन्स तो थी नहीं कि आप फोर्ट्स को इजीली इम्पिग्नेट कर सकें, राइट। तो यू रिक्वायर्ड सर्टेन स्ट्रेटजी और सर्टेन कमांड कि आपके पास इतने बड़े फोर्ट्स को डेसिमेट आप कर सको। तो वाटर फोर्ट्स बनाए गए, ठीक है, 5 हिल्स के अराउंड फोर्टिफिकेशन किया गया। तो ऐसे में मगध को हराना बहुत मुश्किल हो गया था, ठीक है। और क्या रीजंस रहे होंगे सक्सेस के लिए? ठीक है, एग्रीकल्चर बोल सकते हैं, इनके पास काफ़ी रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज के लिए इनके पास लैंड्स थे, ठीक है। जो इनके यहाँ हम पढ़ते हैं मगध रीजन में रेनफॉल कितना होता है, लगभग 100 से 120 सेंटीमीटर, ठीक है। जब इतना रेनफॉल होगा तो हम समझ सकते हैं एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और इनके पास क्या हो पाएगा, सरप्लस आएगा। सरप्लस का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जब भी कोई बड़े शहर आएंगे तो उनको हमें लोगों को फीड करने के लिए बड़े लेवल पे ग्रेनरीज एक्स्टेब्लिश करनी पड़ेंगी, उन ग्रेनरीज में अनाज भरना पड़ेगा, तभी तो लोग आपके शहर में आके रहेंगे, क्योंकि आप उनको फीड कर पाओगे। तो उनके पास ये सरप्लस प्रेजेंट था क्योंकि उनके पास अच्छे एग्रीकल्चर लैंड्स थे, ठीक है। और क्या रीज़न हो सकते हैं, बताइए। टैक्सेशन सिस्टम, एक इफेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम था उनके पास, जिसके तहत वो काफ़ी ज़्यादा लेवल पे, जब हम मॉडर्न में पढ़ेंगे तो आप देखोगे इतने ज़्यादा ऑफिसर्स थे, हर चीज़ के लिए टैक्स लगा रहे थे। जैसे भी बोलते हैं ना, इंडियन गवर्नमेंट हर चीज़ पे टैक्स लगा रही है, हेल्थ इंश्योरेंस पे 18% टैक्स लगा रही है। तो मतलब इतना ही लेवल पे टैक्सेशन सिस्टम उस लेवल पे था उस टाइम पे, ठीक है। तो इफेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम भी था एक रीज़न, और कुछ था? इन्होंने दूसरे जनपदास को एक्सप्लॉइट किया, ठीक है, बोल सकते हैं। लेकिन अभी हम स्ट्रेटेजिक चीज़ देख रहे हैं जो एस्टेब्लिश कर सकें। हाँ, मैरिज अलाइंसेस, एग्जैक्टली। इन्होंने डिप्लोमेसी, मैरिज अलाइंसेस और इनकी जो पॉलिसीज थी, बेसिकली इनकी जो पॉलिसीज थी, उनके थ्रू इन्होंने क्या किया, दूसरे किंगडम्स के ऊपर मार्च किया, राइट। तो इनकी जो इफेक्टिव पॉलिसीज थी वो भी एक रीज़न था, ठीक है। तो जब भी अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी एग्जाम हो, तो आपके सामने ये पॉइंट्स आने चाहिए, आपकी हेडिंग्स यही बनने चाहिए, इफेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम, ठीक है, पॉलिसीज, रिसोर्सेज अवेबिलिटी, ठीक है, नेचर ऑफ फूड्स, ये सब हेड्स बनेंगे, उसमें आप पूरा डिटेल लिखोगे, एग्जाम्पल डालोगे, ठीक है। समझ में आया आंसर कैसे लिखा जाएगा इसका? ठीक है, तो फटाफट से लिख लेते हैं कॉजेस ऑफ मगध सक्सेस। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, समझ में आया? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, जब इंडिया में मॉरियंस की पावर गेन हो रही थी, लाइक दे वर मार्चिंग टुवर्ड सक्सेस, तो इंडिया के पैरेलल में, ठीक है, यहाँ पे ईरान है, राइट, आफ्टर पाकिस्तान। तो ईरान में भी इक्वली पावरफुल, इक्वली पावरफुल, उतनी ही ज़्यादा पावरफुल एक डायनेस्टी थी, जिसको हम बोलते हैं एकनीड एम्पायर, राइट। एकनीड एम्पायर जो हम बोलते हैं, तो वो ईरान का था, ठीक है। जहाँ पे मॉडर्न्स पढ़ रहे हैं हम, तो वहाँ पे एकनीड एम्पायर है, ठीक है। तो ये भी इक्वली पावरफुल थे और दोनों की पैरेलली मार्च देखेंगे। जब हम देखते हैं कि मगध जहाँ, मगध के टाइम पे कई लोग नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंसेस पे नहीं पहुंच पाए थे, ठीक है, नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस पे। तो उस टाइम पे ये लोग आके अटैक कर देते हैं, ठीक है। ये लोग आएंगे हिंदू कुश के थ्रू, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो वो यहाँ पे अपना किंगडम एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें याद रखना कि वहाँ पे भी एक किंगडम था जो मौर्यन जितना पावरफुल था, ठीक है। तो हम लिखेंगे उसके हेडिंग में कॉजेज ऑफ मगध सक्सेस में, द फॉर्मेशन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट, the formation of the largest state in India during Iron Age period, the formation of the largest state in India during Iron Age period
was the work of was the work of several ambitious rulers was the work of several ambitious rulers such as Bimbisar, Ajatshotru, and Mahapadmananda. They employed all means, fair and foul. They employed all means, fair and foul. Employed all means MEN means तरीके. They employed all means, fair and foul, to enlarge Magad kingdom. Second point, Magad enjoyed Magad enjoyed and Magad enjoyed an advantageous geography, comma, the richest iron deposits, the richest iron deposits were situated near Rajgir. The availability of iron ores enabled the ready the readily availability of iron ores enabled the Magadhan Empire to equip themselves with weaponry and create a surplus to feed the masses of these sprunging cities. उस टाइम पे हम पढ़ते हैं बहुत सारे सिटीज नए नए आ रहे थे, तो उस वर्ड को हम बोलते हैं स्प्रंगिंग सिटीज. स्प्रंगिंग. फिर आप थोड़ा उसमें अवंती के बारे में भी लिख लेंगे, सेम चीज़. आयरन माइंस. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए और उसको अवंती के बारे में थोड़ा सा लिख रहे हैं क्योंकि बस यही पॉइंट है अवंती के लिए. क्या बोला था मैं? इन द आयरन माइंस. अच्छा, हाँ. आयरन माइंस आर ऑल्सो फाउंड इन ईस्टर्न मध्य प्रदेश, near the Ujjain. Around 500 BC,
around 500 BC, iron was iron was forged and smelted. ये प्रोसेस आप रोड साइड देख लेते होगे, राइट? सेम प्रोसेस है ये। फॉर्ज्ड एंड स्मेल्टेड, क्या होता है इसमें? लोहे को पीटना, राइट? वो चीज़। हाँ, आयरन वॉज फोर्स्ड एंड स्मेल्टेड एंड प्रोबेबली दी स्मिथ्स manufactured weapons of good quality. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मगध का ही है अब वो, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स या फिर ब्रैकेट्स में कर देना, जो अवंती का हमने लिखा था ये, ठीक है? फिर आप लिखो मगध enjoyed advantages of two capitals, the first at Rajgir and second at Patliputra. Rajgir was surrounded by 5 hills and Patliputra 5 hills and Patliputra was situated at the confluence of Ganga, Gandak and Son. और फोर्थ रिवर थी सरायू वहीं से नहीं निकलती है, जैसे मैंने बोला कि ये पाटलिपुत्र है तो यहाँ से तो सोन है, यहाँ से गंडक है, ठीक है? यहाँ से गंगा है, यहाँ से गंडक है, तो जो सरायू है थोड़ा आगे जाके मिलती है, ठीक है? तो ये 4 नदियाँ हैं जो इसको वाटरफोर्ड बनाती हैं, ठीक है? मैंने क्या लिखा? कॉल्ड दी सरायू, जॉइंट दी गंगा अ बिट फार फ्रॉम पाटलिपुत्र। नहीं, कंटिन्यू मैंने बोला होगा ना आपको, फोर्थ रिवर कॉल्ड गंडक। अच्छा, ठीक है, उसके बाद लिखो, साथ में लिखो, एंड द फोर्थ रिवर called the Sarayu joined Ganga a bit far from Patliputra. इसको पाटलिपुत्र को जल दुर्ग बोलते थे ना? तो आप लिखो, पाटलिपुत्र was recognized as a true water fort. पाटलिपुत्र was recognized as a true water fort, ब्रैकेट में जल दुर्ग, टू वाटर फोर्ट। ठीक है, अब क्या पॉइंट लिखेंगे हम कि जो मगध एम्पायर था ये कहाँ पे था? जहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे एल्यूवियम सॉइल है। गंगा से क्या आ रहा है? सेडिमेंट आ रहा है। कोसी से भी क्या आ रहा है? ऊपर सेडिमेंट आ रहा है। सोन से सेडिमेंट आ रहा है। तो जब क्या होता है, जब सॉइल खराब होती है तो हम क्या बोलते हैं? सॉइल सही कैसे होती है? जब नया सेडिमेंट आके सॉइल में लगेगा तो जो सॉइल होती है वो रेप्लेनिश हो जाती है। ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप ये चीज़। तो इस रीजन की जो सॉइल थी वो कभी खराब हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि नए लेवल पे हमेशा क्या आ रहा है? सेडिमेंट आया जा रहा है। तो मगध रीजन का जो ज्योग्राफी था वो क्या बनाता है? इस रीजन को बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर रिच बनाएगा। तो
तो उससे क्या होगा, सरप्लस आएगा और वो सरप्लस यूज किया जाएगा टाउन्स को प्रोलिफरेट कराने में। ठीक है, तो ये समझ में आया ये चीज, समझ में आया था आपको? ठीक है, आपको? ठीक है, तो अब लिखेंगे आप, मगध ले, मगध ले एट द सेंटर ऑफ द, एट द सेंटर ऑफ द मिडिल गैंगेटिक प्लेन, मिडिल गैंगेटिक प्लेन। ठीक है, क्या पढ़ा था? ये कौन सा होता है? अपर गैंगेटिक प्लेन। ये गंगा आ रही है, ठीक है, मान लो ये गंगा की क्या है, गंगा के प्लेन्स हैं ये। ठीक है, तो ये क्या है? अपर गैंगेटिक प्लेन। ये क्या है? मिडिल गैंगेटिक प्लेन। और ये क्या है? लोअर गैंगेटिक प्लेन। ठीक है, तो जब भी ऐसे रिकग्नाइज कराएगा तो आपको ये याद रखना है। तो हमने लिखा मगध ले एट द सेंटर ऑफ मिडिल गैंगेटिक प्लेन, द एल्यूवियम, द एल्यूवियम once cleared of the jungles, the alluvium once cleared of the jungles was immensely fertile, was immensely fertile because of the, because of the heavy rainfall there was no need of irrigation, because of the heavy rainfall there was no need of irrigation. The peasants were, the peasants were naturally able to produce, the peasants were naturally able to produce large surplus, large surplus which could be taken up, which could be taken up by the rulers, which could be taken up by the rulers as taxes, as taxes. हाँ, अच्छा, मैंने बोला, अच्छा मैं डिक्टेट कर देता हूँ। दी, कहाँ से डिक्टेट करूँ? हाँ, the peasants were able to produce large surplus which could be easily taken by rulers as taxes. ठीक है, अब आप एक चीज़ और समझो, शहर आ रहे हैं, ठीक है, हमने क्या देख पढ़ा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब सिटीज़ एस्टेब्लिश होती हैं तो वहाँ पे सिटीज़ में क्या एक्टिविटीज़ होंगी? ट्रेड एक्टिविटीज़ होंगी। ठीक है, पढ़ा था ट्रेड एक्टिविटीज़ होंगी। तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं? आफ्टर अ पीरियड ऑफ सो मेनी ईयर्स सिटीज़ आएंगी और उनकी वजह से क्या होगा? ट्रेड होगा। जब ट्रेड होगा तो क्या होगा? अगेन किंग जो होगा टैक्सेस उन पे बढ़ा देगा, राइट? तो जब टैक्सेस बढ़ाएगी तो वहाँ से भी क्या आएगा? इनको टोल्स मिलेंगे, ठीक है, तो वहाँ से इनकम जनरेट होगी। तो ये भी रीज़न था कि इनकी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो उसी पॉइंट को लिखेंगे। on account of, on account of trade and commerce, on account of trade and commerce in northeast India, the princes could levy, the princes could levy tolls, tolls, could levy tolls on the sale of commodities, on the sale of commodities and accumulate, and accumulate
wealth and accumulate wealth which is paid as wages wages to keep a standing army आर्मी। ठीक है, अब हम एक चीज़ और देखेंगे, इसी टाइम पे हमें पंच मार्क्ड कॉइन्स का इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है इस पूरे रीजन में। ठीक है, इनिशियली हम देखते हैं कि कौन से कॉइन्स देख पंच मार्क कॉइन्स की तरह दिखते हैं, सिल्वर के। और सिल्वर उस टाइम पे मैं बता दूं इंडिया में था ही नहीं। ठीक है, सिल्वर नहीं था, बहुत छोटे अमाउंट में था। तो जो हमें मेजरली सिल्वर देखने को मिलती है वो कहाँ से आती है, ट्रेड के थ्रू आती है। अफगानिस्तान से ट्रेड हो रही होगी, राइट। हाँ हाँ, इंडिया से बाहर बोल सकते हो, महाजनपदास में जहाँ पे जैसे जैसे जो पंजाब सिंध का रीजन है वहाँ आपको क्या मिलेगी, सिल्वर की कुछ क्वांटिटी मिल जाएगी। तो वहाँ से ट्रेड होके आएगी, तो वहाँ इंडिया में जो मगध रीजन है वहाँ पे आपको क्या मिलेगी, सिल्वर के पंच मार्क कॉइन्स देखने को मिलेंगे। क्या? हाँ, कहाँ सोना था? चांदी की जो माइंस है ना इंडिया में बड़े लेवल पे नहीं थी जितने हमें कॉइन्स मिले हैं। तो ये हमें शो करता है कि इंडिया में जो सिल्वर के कॉइन्स थे ये बाहर से आए थे, ये समझो आप। ठीक है, हाँ आयरन था, हम पढ़ेंगे, जैसे कॉपर के हमें कॉइन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, गोल्ड के जो कॉइन्स थे वो मोस्टली जो थे कहाँ से आते थे, सेंट्रल एशिया से आते थे। ठीक है, क्योंकि जो गोल्ड की माइंस थी सेंट्रल एशिया में थी। और जैसे इंडिया में हम पढ़ते हैं जो तुंगभद्र रीजन है, ठीक है, वहाँ पे कौन सी हैं, कोलार गोल्ड फील्ड्स हैं। ठीक है, वहाँ से गोल्ड आता था। बिहार में बहुत छोटे लेवल पे था, लेकिन हम वो जो गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं ये नहीं बोल सकते हमारे लोकल थे। मेजरली कहाँ से आते थे, सब ट्रेड से होते थे, बाहर से आते थे। इंडिया में कौन से कॉइन्स मिलेंगे हमको, हमें कॉइन्स मिलेंगे कॉपर के, ब्रॉन्ज के मिलेंगे, टिन के मिलेंगे, जो लोकल हमारा जो मिनरल है ना उसके मिलेंगे हमको। ठीक है, और वो हम देखेंगे अलग अलग डायनेस्टी में। जैसे लेड के भी मैंने आपको बताया था, कहाँ बताया था, जो आंध्रा रीजन था वहाँ पे आपको लेड के कॉइन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो लोकल रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए उसके हिसाब से हमें कॉइन्स देखने को मिलेंगे। मेन पॉइंट क्या है, पंच मार्क्ड कॉइन्स देखने को मिले थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई किंग की हमें पोर्ट्रेट देखने को मिलेगी। पंच मार्क्ड कॉइन्स में क्या क्या हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हो सकते हैं, ठीक है, माउंटेन्स हो सकते हैं, ये चीज़ों के हमें क्या पंच मार्क्ड कॉइन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे द प्रिंसेस ऑफ मगध, द प्रिंसेस ऑफ मगध benefited from the rise of towns, from the rise of towns and use of coins, and use of coins। फिर आप थोड़ा सोशल स्ट्रक्चर भी समझो कि जो मगध में लोग रहते थे ना उनको क्या बोला जाता था, मगधीज बोला जाता था, मगधीज। ठीक है, कीरतास एंड मगधीज। ठीक है, एक ये और ट्राइब थी वहाँ पे। बेसिकली जो ब्राह्मण्स थे वो इनको क्या रिकॉग्नाइज करते थे, अ बिट लो। ठीक है, तो अगेन जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर था यहाँ पे हमें कहीं देखने को मिला ही नहीं है ना, जैसे हमने अभी कहीं नहीं पढ़ा कि ब्राह्मण्स का कहीं रोल आया था, क्योंकि वो इनको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे थे। ये लोग ही क्या करते हैं, आगे जाके रूल करते हैं। ठीक है, तो ये सोसाइटी का नेचर था कि वहाँ पे जो लो ऑर्डर था, सोशल ऑर्डर, वो ही क्या बने थे, एंड में जाके किंग बने थे। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे मगधा वॉज इनहेबिटेड बाय, Magadha was inhabited by Kirtas, कीरतास लोकल पीपल है ये, इनको कीरतास बोला गया। और क्या बोला जाएगा, मगधीज। कीरतास एंड मगधीज who were held in low, who were held in low esteem
बाय ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स। ठीक है, तो ये आपका लगभग खत्म हो गया कि हम मगधास का कैसे क्या होता है, एक्सपांशन होता है किंगडम का। ठीक है, हाँ बताइए। थोड़ा तेज बोलिए। अटैक नहीं बोलेंगे, क्या हुआ था कि अब वो नेक्स्ट टॉपिक ही आपका ये, आप पढ़ोगे। जो नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है, यहाँ पे क्या नेचर था, छोटी छोटी किंगडम्स थे, बहुत छोटे छोटे किंगडम्स थे, ये यूनिफाइड नहीं थे। ठीक है, तो बेसिकली ये रिपब्लिक्स भी बोल सकते हो आप, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स थे। तो ये जो रूल कर रहे हैं ये आएंगे, पहले तो ट्रेड एस्टेब्लिश करेंगे, देखेंगे वीक हैं तो वो क्या करेंगे, इनको एनेक्स कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आके वो इन्वेडर्स तब बोले जाते हैं जब वो लूटपाट के चले जाते हैं, यहाँ पे वो एस्टेब्लिश होते हैं। शासन किया था इन्होंने। हाँ साइरस आएगा, शासन किया था, करेगा। ठीक है, अभी हम जैसे पढ़ेंगे, पहले डेनेरिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर जर्सीस आएगा, अलग अलग ये रूलर्स आएंगे। ठीक है, तो वो एक एक करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक ही वो आपका, आप उसको लिख भी सकते हो। नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, देखो मैं दिखा देता हूँ। ये जो रीजन है ना ये, तो अफगानिस्तान का जो नेबरिंग रीजन है, बलूचिस्तान जो है करेंटली, है ना, बलूचिस्तान जैसे अफगानिस्तान का जो रीजन है ना ये, तो यहाँ पे आपका क्या है, ठीक है ये रीजन। ठीक है, इसको बोला जाता है नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर। हाँ तक्षशिला है वो, तक्षशिला है। लेकिन यहाँ पे जो किंगडम्स हैं वो क्या है, नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस। फ्रंटियर प्रोविंसेस क्यों, क्योंकि ये दो नेबर्स के मतलब बॉर्डर्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको फ्रंटियर प्रोविंसेस बोला जाता है। ठीक है, और यहीं पे हमको काफ़ी मिनरल्स देखने को मिलते हैं, अभी हम देखते हैं करंट में काफ़ी लार्ज अमाउंट पे यूरेनियम यहाँ पे है। ठीक है, जिसके पीछे बहुत सारे देश अभी पीछे पड़े हुए हैं। राइट, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे हम। क्या हमने हेडिंग डाली है, ईरानियन एंड मैसिडोनियन इन्वेजन्स। तो पहले तो अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, आप 2 से 5 मिनट लो। ठीक है, जो लिखवाया गया है कुछ समझ में नहीं आया हो तो उसमें से आप पहले डाउट पूछोगे, पहले 5 मिनट पढ़ेंगे सब, उसके बाद डाउट्स लिए जाएंगे आपके। इनहेबिटेंट हैं इनके, लोकल पीपल हैं ये। जैसे लोकल लोकल पीपल हैं, जैसे अपन ने दास्यास और दस्यूस के बारे में पढ़ा था, है ना, दासास दस्यूस क्या थे, लोकली इनहेबिटेंट थे। दस्यूस थे लोकल थे, उनको हराया जाता है तो वो स्लेव बन जाते हैं, किनके, आर्यंस के। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है, रूढ़ीवादी ना, रूढ़ीवादी हिंदी में।
बेसिकली जब हमें सिंध रीजन में आना है, पंजाब रीजन में आना है, तो उसका जो ओपनिंग है वो क्या है, हिंदू कुश है। ऊपर जाना है तो हाँ, ऊपर के लिए एक आध और पास हो गया, लेकिन जो अगर सिंध और पंजाब में आना है तो आपको हिंदू कुश से आना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप ज्योग्राफी के थ्रू बेहतर समझ पाओगे। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये रीजन है जो, तो ये हिमालय हिंदू कुश रीजन क्या है, ये एक माउंटेन रेंज ही है, कंटिन्यू पार्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, ओपनिंग मिलेगी एक। ठीक है, तो इस ओपनिंग के थ्रू आते हैं वो। ठीक है, नहीं तो मैं कल एग्जैक्ट मार्क करके लेके आऊँगा कि वो माउंटेन का जो पास है ना, बहुत नैरो पैसेज है। मतलब कब दे, नहीं 1% तो नहीं, मतलब इतना समझ लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 फीट का ही रास्ता है वो, ज़्यादा बड़ा रास्ता नहीं है वो हिंदू कुश का। इसमें लाइव इमेज नहीं आ रही है क्या? नहीं मतलब मैंने तो देखा था जब, तो मतलब काफ़ी, मतलब इतना था कि नैरो पैसेज है काफ़ी वो। ठीक है, तो उस नैरो पैसेज से ही ज़्यादातर आदमी आती थी। कल मैं वो देख के लेके आऊँगा, है ना, मैं आज ला नहीं पाया था, लेकिन कल जरूर लेके आऊँगा वो। पढ़ा सभी ने, समझ में आया सब कुछ अभी तक? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट एक समझना होगा, जब भी कोई एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है और उसमें लीडरशिप वीक होगी, तो क्या होगा, उस पर अटैक्स हो गए, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अ गेम ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, कोई रिलीजन नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, एक दो ही लोग होते हैं जो रिलीजन के नाम पे इधर उधर जाएंगे अटैक करने। सब इकोनॉमी का खेल है, और सब चाहते हैं कि जितना ज़्यादा इकोनॉमिक रीजन होगा वो अंडर होगा, वो हमारा फ़ायदा करेगा, राइट। ये पूरा एक गेम क्या इकोनॉमी का था। तो जो मैंने क्या बोला, पंजाब और सिंध का रीजन था, वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक रिच रीजन था। ठीक है, लेकिन क्या देखते हैं, वहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं थी। वहाँ पे जो लोकल क्लैंस थे, गंधार थे, ठीक है, मेधा क्लैन आएगा, दो चार और क्लैन हो गए, ये सब आपस में फॉट करते रहेंगे, लेकिन एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी बिल्ड नहीं हो पाएगी, जैसे सेंट्रल इंडिया में क्या थी, मगध हो चुकी थी उस टाइम पे। तो वहाँ पे कोई नहीं था। तो इन लोग क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। और जिस ये रीजन में ये लोग हैं, वहाँ पे एक कौन सा एम्पायर क्रिएट हो रहा है, एक्मेनियन। ठीक है, आप इसको एक्मीड भी बोल सकते हैं, ये लोगों का नाम है, एक्मेनियन पीपल्स। ठीक है, और इसको एम्पायर को बोला जाता है एक्मीड अम्पायर। ठीक है, तो ये एम्पायर का नाम है, ये लोग हैं। ठीक है, तो ये लोग कहाँ पे हैं अभी, ईरान के आसपास रीजन में है, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा किंगडम क्रिएट किया हुआ है इन लोगों ने। अगेन किंगडम क्या बन गया, एक एम्पायर बन गया। और वो एम्पायर की क्या एस्पिरेशंस रहेंगी, कोई भी एम्पायर होगा वो चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा उनके अंडर में आए। और कौन नहीं चाहेगा कि रिसोर्स रिच एक रीजन जिस पे कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं है वो हमारे एरिया में आ जाए। तो ये लोग क्या करेंगे, उन लोकल लीडर्स को क्या करेंगे, सबड्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ लीडर्स तो सीधे बोल देते हैं ठीक है, हम आपकी सोवर्निटी को एक्सेप्ट करते हैं, और आप बस हमें अपना रूल करने दीजिए, और हम आपको टैक्सेस वगैरह देते रहेंगे। कुछ विद्रोह करेंगे तो उनको ये वॉर के थ्रू क्या करेंगे, सब्जुगेट कर लेंगे। तो यही पॉलिसी कहाँ देखने को मिलती है, नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस में। वहाँ क्या देखने को मिलता है, जो लोकल रूलर्स थे, ये एक सेंट्रल फ्रंट क्रिएट नहीं कर पाए। ठीक है, सेंट्रल फ्रंट का मतलब क्या होगा कि एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए आप अपनी आर्मीज को एक साथ जोड़ दो। ठीक है, ये ऐसा बहुत टाइम देखने को मिला है कि जब कोई बाहर से ताकत आती है तो लोकल लोग क्या करते हैं, अपनी आर्मी एक साथ जोड़ के सेंट्रल यूनिट क्रिएट करते हैं, और वो बैटल फॉट होती है। अगर इन लोगों ने वो किया होता तो इन पे अटैक नहीं हो पाता, लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं, तो ये सब के सब
किस एम्पायर के अंदर आ जाते हैं? एकमेनिड एम्पायर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये कौन थे? ईरानियंस थे। ठीक है, और इन लोगों ने क्या किया था, फिर स्टे किया था यहाँ पे, 200 साल तक राज्य किया इन लोगों ने। वो एक रूलर, एक पर्टिकुलर रूलर है वो। मैं इस एम्पायर की बात कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले डेरियस आता है, डेरियस के बाद जर्सीज आएगा। जो 300 मूवी देखी है, 300, उसमें कौन था? जर्सीज था, राइट, जर्सीज था उसमें। और एक और उसके अगला पार्ट आया था, उसमें डेरियस का थोड़ा जिक्र हुआ था, राइट। उस तो यही लोग थे, राइट। तो डेरियस कौन था? एक्यूमेनिड एम्पायर का रूलर था, जो क्या करता है, नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस की हमारी जो टेरिटरीज थी उनको एक्वायर करेगा, और वहाँ पे ये लोग 200 साल तक राज्य करेंगे। ठीक है, और ये काफ़ी पॉजिटिव तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा मतलब नहीं है कि इन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया, मारा काटी करी, स्लेव्स बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। आए, उन्होंने राजा को हटाया और अपना रूल एस्टेब्लिश किया। जिस तरीके से ट्रेड हो रही थी उसी को एक्सपांड ही किया। फ़ायदा क्या हुआ था कि देखो, अ, इस ज्योग्राफी को समझो। जैसे ये पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान के पोर्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ कहीं क्या है? ईरान है, यहाँ इनके पोर्ट्स हैं। तो ये कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो इकोनॉमी के लिए फ़ायदा होता अगर दोनों ये साथ में रह गए, क्योंकि पोर्ट्स हैं, यहाँ से ट्रेड इनके साथ आसान हो जाएगी, और यहाँ से ट्रेड इंडिया में आ जाएगी। सब सामान का आना जाने की तो इम्पोर्टेंट है ना। तो ट्रेड थ्रू पोर्ट्स होगी, यहाँ से फिर इंडिया में आएगी। इंडिया में कौन है यहाँ पे लीडर? मगध है। ठीक है, तो फिर ये पूरा एक ट्रेड रूट बन जाता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे भी इस ट्रेड रूट के बारे में। जैसे हम सिल्क रूट के बारे में कल पढ़ेंगे, इसकी सिल्क रूट क्या था। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ाया जाएगा। तो इन लोगों ने क्या किया, एक अच्छा ट्रेड रूट इस्टेब्लिश किया, जहाँ से यूरोप से लेके सामान आ रहा है वो इंडिया पहुँच रहा है। ठीक है, और इंडिया से क्या होगा, रॉ मटेरियल या फिर यहाँ के गुड्स वहाँ जा रहे हैं, और इंडिया में क्या इंपोर्ट होने लग जाएगा? गोल्ड इंपोर्ट होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में। हमारे यहाँ से स्पाइसेस जाएंगे, हमारे यहाँ से सिल्क जाएगा। ठीक है, और इसी इवेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो प्लूनी था उसने क्या बोला था कि इंडिया इज दी डंप बैग ऑफ गोल्ड ऑफ यूरोप। यूरोप का जितना सोना है वो कहाँ जाता है? इंडिया में जाता है। तो और उन्होंने उसके लिए पॉलिसीज क्रिएट करी थी कि कैसे हम अपने गोल्ड को इंडिया में जाने से रोक सकें। तो इस लेवल पे ट्रेड हो रही थी कि इंडिया में इतना ज़्यादा गुड्स ट्रेड होते थे। और इसका रीज़न क्या थे? ये ट्रेड रूट्स थे। ये सब मिलके अपने अपने कट लेते थे, और पैसा कहाँ से निकालते थे? ग्रीक से। तो ग्रीस का गोल्ड इंडिया में आ रहा था। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव एम्पायर था, बेसिकली एक अच्छा एम्पायर क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला था? कुछ नए नए आर्ट एंड कल्चर देखने को मिले थे, कुछ नए टाइप के कॉइन्स देखने को मिलेंगे, कुछ नई टाइप की स्क्रिप्ट्स आएंगी, यानी कि कुछ लैंग्वेज नहीं आएंगी। इस उनमें से ही एक लैंग्वेज क्या थी? खरोष्ठी स्क्रिप्ट की थी। जैसे स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? वर्णमाला समझ लो, वर्णमाला बेसिकली उनका यूज करके आप सेंटेंस फॉर्म करोगे, राइट। तो हमारी जो देवनागरी लिपि है हिंदी, ठीक है, उसको हम कैसे लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, है ना। खरोष्ठी कैसे लिखा जाती है? राइट टू लेफ्ट। सिमिलर टू उर्दू, राइट टू लेफ्ट लिखते हैं उसको। ठीक है, तो ये फीचर्स होते हैं, जब भी आपको कुछ कंपैरिजन करने को आएगा तो ऐसे कंपैरिजन करा जाएगा कि लेफ्ट से राइट लिखा जाता है, राइट से लेफ्ट लिखा जाता है। ठीक है, और ओरिजिन कहाँ से है? तो इसका ओरिजिन कहाँ से है? ईरान से है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखिए। तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, हेडिंग डाल दी सबने, ईरानियन एंड मैसेडोनियन। अच्छा, एग्जाम है आपका? ईरानियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन्स। हाँ, स्टार्ट करें। in the first half in the first half of 6th century BC, in the first half of 6th century BC, several several small principalities such as
गंधार्स, गंधार्स, कंबोज, कंबोज एंड मद्र, 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 MADR, मद्र, fought with one another, fought with one another. They did not had, they did not had any central powerful kingdom. They did not had any central powerful kingdom like that of Magadha. Powerful kingdom like that of Magad. The area was wealthy. The area was wealthy and could be entered through and could be entered through passes in Hindu Kush, and the areas could be easily entered through passes of Hindu Kush. स्पेलिंग याद है, लिखी थी इसमें? बताइए। मत्स्य अलग क्लेन है। मत्स्य क्लेन जो है, आपने क्या पढ़ रहे हैं वहाँ पे वो बता दीजिए। हाँ हाँ, देखो मत्स्य देश यहाँ पे है, मध्य देश ऊपर था। मध्य देश कौन सा था? पंजाब के पास था। ठीक है, तो ये सिर्फ 16 बड़े थे। मैंने बोला ये छोटे भी रहे होंगे, राइट? जैसे यहाँ पे कंबोज नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, हाँ, बाद में देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा था? पासिस टू इंडिकुश। ठीक है, आप लिखोगे द अकेमेनियन रूलर्स ऑफ ईरान, the Achaemenians, rulers of Iran, expanded their empire at the same time as the Magadhan princes. Empire at the same time as the Magadhan princes. The Iranian ruler, the Iranian ruler, हाँ princes, the Iranian ruler Darius penetrated into northwest India in 516 BC. Penetrated India in 516 BC. सबसे पहले इन्होंने क्या एक्वायर किया था? पंजाब। ठीक है, पंजाब के बाद सिंध, ठीक है, फिर अदर एरियाज, तो उसी को लिखेंगे। ही एनेक्स्ड पंजाब एंड सिंध। ठीक है, अब ये समझो जैसे हर कोई पीरियड में, हर कोई किंगडम में जो स्टेट्स होती हैं इनको कुछ नाम दिया जाता है। तो ये लोग अपने स्टेट्स को नाम देते थे सत्रपा।
क्या बोलेगी अपने स्टेट्स को? सत्रपा। तो हम पढ़ते हैं इनके किंगडम में 28 सत्रपास थे। ठीक है, कितने थे? 28 थे। उसमें से 12th नंबर का कौन सा था? हमारा पंजाब रीजन। ठीक है, तो वो है, तो वो लिखेंगे हम। और इन्होंने पूरा ये पंजाब सिंध को एक ही सत्रपा में रखा था, वो 12 था वो। तो आप लिखोगे द इंडियन सत्रपा, द इंडियन सत्रपा इंक्लूडेड सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इंक्लूडेड सिंध, सिंध ये रीजन हो गया। फिर हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ पंजाब। लिखिए कंटिन्यूस में इसको, इंक्लूडेड सिंध, सिंध एंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ पंजाब। इट वॉज मोस्ट फर्टाइल एंड पॉपुलस पार्ट ऑफ एम्पायर। एम्पायर, देखो समझो इस चीज़ को, क्या बोलना चाह रहा है वो, कि ये बहुत बड़ा एम्पायर रहा है जिसमें क्या है 28 सत्रपास हैं। ठीक है, लेकिन 28 में से सबसे ज़्यादा फर्टाइल रीजन कौन सा था? इंडियन वाला ही। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलस भी कौन सा था? यही वाला, 28 में से सबसे ज़्यादा यही था। और इसको ऐसे भी समझो आप कि इनका जो टोटल टैक्स कलेक्ट होता था उसका 1/3 कहाँ से आता था टोटल टैक्स कलेक्शन का? ये इसी 17 से आता था। तो ये बताता है कि कितना ज़्यादा हम वेल्दी थे, कितने ज़्यादा हम एग्रीकल्चरल रिच थे, और बाकी लोगों की क्यों निगाहें हमारे पास रहती हैं। इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा कि उनका पूरा किंगडम है। ठीक है, उस किंगडम का 1/3 तो कहाँ से आ रहा है? सिर्फ एक 17 से आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं। इट पेड अ ट्रिब्यूट ऑफ, इट पेड अ ट्रिब्यूट ऑफ 360 टैलेंट्स, टैलेंट्स अभी लिख लो, मतलब बता दूंगा मैं। टैलेंट्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड which accounted for, which accounted for 1/3 of the total revenue, accounted for 1/3 of the total revenue of Iran, of Iran from its Asian provinces। ठीक है, समझ में आया ये? अब क्या करेंगे ये लोग, जब ये लोग इंडिया में रूल एस्टेब्लिश कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, इंडियंस को ये लोग मिलिट्री में भी हायर करेंगे। ठीक है, मिलिट्री में हायर करेंगे, जो आर्ट एंड क्राफ्ट होगा वो भी डेवलप होगा। ठीक है, और हमारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो ईरान जाएगी, ईरान वाले इंडिया में आके सेटल हो गए, और एक प्रॉपर इकोनॉमी स्टेब्लिश होगी आर्ट एंड आर्टिसंस की। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? ठीक है, अब आप एक नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, रिजल्ट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट किसका कॉन्टैक्ट की बात हो रही है? ईरान और इंडिया के। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोलिफरेट होगी, और क्या होगा,
और कोई भी सिविलाइजेशन जब दो मिलेंगी तो उससे क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी? मैरिज अलाइंसेस होंगी, लोकल लोग होंगे वो मैरिड करेंगे, ठीक है, जो हमारे कस्टम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, उनके साथ इंटरमिक्स हो जाएंगे। इससे क्या होगा, न्यू काइंड ऑफ कस्टम्स क्रिएट हो गए, ठीक है। और क्या होगा, लैंग्वेज का लैंग्वेज का एक्सचेंज होगा, ठीक है। जो इंस्क्रिप्शंस हो गए, ठीक है, जैसे हम क्या देखते हैं कि जब अशोका आते हैं तो अशोका अपने रूल के दौरान इस रीजन में खरोष्टी स्क्रिप्ट में आयरन पिलर्स क्रिएट करते हैं, राइट। तो ये क्या शो करता है कि उस टाइम पे वहाँ पे लोकल इनहेबिटेंट्स थे वो इस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे। ये समझ में आया? मैंने बोला अशोका ने जो पिलर्स इनेक्ट किए थे वो किस में करे थे, खरोष्टी स्क्रिप्ट में किए थे। तो ये सिग्निफाई करता है कि उस टाइम तक, ये आज से 200 साल की बात रही होगी जब ये एम्पायर चल रहा है, तो लोग वहाँ पे इस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे फॉर देयर डेली यूसेज, ठीक है। तो तभी तो वो खरोष्टी में लिखवाएगा इंस्क्रिप्शंस। और वो वहाँ क्योंकि इंस्क्रिप्शंस में क्या था, धम्मा पॉलिसी थी, इस पॉलिसी के तहत आपको रूल करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, किसको, वहाँ के गवर्नर्स को, ठीक है। तो ये सिग्निफाई करता है कि एक बड़े लेवल पे लोग वहाँ पे खरोष्टी स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे, और जो कल्चर था काफ़ी डीप लेवल तक पेनिट्रेट किया जा चुका था, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं अलेक्जेंडर के बारे में, ठीक है, उसको साथ साथ देख लेंगे। तो अलेक्जेंडर के बारे में क्या पढ़ते हैं कि अलेक्जेंडर जो था वो बचपन से ही उसकी एस्पिरेशंस थी कि उसको वर्ल्ड एक्वायर करना है, ठीक है, वर्ल्ड टेरिटरी एक्वायर करनी है, वर्ल्ड पे किसका रूल होना चाहिए था, उसका रूल होना चाहिए था। उसके पीछे उसका एक बहुत बड़ा रीज़न क्या था, उसकी मदर, ठीक है। उसकी मदर ने उसको काफ़ी अच्छे से परवरिश बोलो या जो भी बोलो, उन्होंने बताया था कि तुम्हें रूल करना है, तुम डिफरेंट हो, ठीक है। परवरिश उस तरीके से की गई थी कि वो अपने आप को बहुत सुपीरियर मानने लग गया था, ही कैन कॉन्कर एनीथिंग, ठीक है। तो वो जब अपनी जर्नी पे निकला था, तो ये जर्नी कुछ 10 साल तक चलती गई, और तब इंडिया पे आकर रुका, तो 10 साल लगातार ये वॉर करता आ रहा था। तो आर्मी थकी हुई थी नो डाउट, लेकिन तब भी वो लोग उसका साथ दिए जा रहे थे, क्योंकि उनको भी बहुत भरोसा था कि क्योंकि उसने बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट किया था। कभी घर पे जाके आप देखोगे ना, अलेक्जेंडर का एम्पायर सर्च करना, तो आपको समझ में आएगा कितना बड़ा एम्पायर था वो, ठीक है। तो अलेक्जेंडर ने एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट किया था, और वो जब इंडिया में आया था तो वो पोरस से टकराया था, राइट, ठीक है। एक और क्लैन है, लेकिन मेजरली वो पोरस से टकराया था। तो पोरस ने क्या किया था, काफ़ी अच्छा बैटल क्रिएट किया था उसके साथ, बहुत अच्छा बैटल लड़ा था। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द बैटल, और पोरस को उन्होंने अपने आर्मी में ही शामिल कर लिया था, ठीक है। तो पोरस ने एंड में क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन क्या होता है एंड में उनकी आर्मी गिव अप कर देती है जब वो सुनते हैं कि नंदा डायनेस्टी के पास इतनी बड़ी आर्मी है, ठीक है। तो ये शॉर्ट स्टोरी है टोटल, कैसे वो अलेक्जेंडर आता है। लेकिन इसके रिपरकशंस बहुत सारे थे। जब वो इंडिया की तरफ कूच कर रहा है, ठीक है, तो रास्ते में बहुत सारे क्या मिलेंगे उसको, छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज़ मिलेंगी, छोटी छोटी, क्योंकि इंडिया में सेंट्रल अथॉरिटी बहुत कम टाइम देखी गई है, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिल रही है उसको, अगेन पंजाब सिंध रीजन में मिल रही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या था, आसान हो गया इनको हराना, क्योंकि ये कोई सेंट्रल लीडरशिप तो बना नहीं पा रही। अब उसके पास तो बहुत बड़ी आर्मी है। अलेक्जेंडर को ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता था। अब आप उसकी डॉक्यूमेंट्रीज देखोगे तो उसके कुछ वॉर्स के बारे में, जैसे नेशनल ज्योग्राफी वगैरह पे दिखाया गया है कि कैसे उसने बैटल्स लड़ी थी। तो एक जो मेजर फैक्टर था जो यूज़ करके वो आगे बढ़ता था, स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी होती थी उसकी, ठीक है। तो स्ट्रेटजी एम्प्लॉय करता था, देखता था, समझता था आर्मी को, उसके बाद वो अटैक करता था। तो छोटे छोटे किंगडम्स के लिए तो उसको बहुत आसान हो गया था कि इनको हरा देगा इजीली वो, ठीक है। तो इनको उसने ओवर पावर किया था वन बाय वन, और ये सारे सबड्यू हो जाते हैं। ये लोकल होते हैं, ये क्या करते हैं, कुछ आर्मी का पार्ट हो जाते हैं, और कुछ बोल देते हैं कि आप हमारे किंग हो, हमें आपको नहीं लड़ना है, ठीक है। ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब जब क्या होगा, जब ये हार के वापस जा रहा था, ठीक है, तो वो देखता इतना फ्रस्ट्रेटेड था, वो इन सबको मारते हुए जाता है फिर वो, ठीक है। तो ये रिकॉर्डेड है कि वो डेसिमेट करता है लोकल किंग्स को जब वो लौट रहा था, क्योंकि उसका जो फ्रस्ट्रेशन था क्या था कि वो इंडिया को कॉन्कर नहीं कर पाया था, ठीक है। तो ये शो करता है कि वो कितना फ्रस्ट्रेटेड था कि इंडिया को वो कॉन्कर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इनिशियली तो उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन जब वो लौट के जा रहा था उसने काफ़ी मतलब बोल सकते हैं अत्याचार किया था लौटते टाइम, ठीक है, जब वो वापस जा रहा था। तो ये अलेक्जेंडर की कहानी है, ठीक है। इसी को हम थोड़ा देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो उसको नोट डाउन कर लेंगे थोड़ा सा। तो रिजल्ट्स ऑफ कॉन्टैक्ट में सबसे पहले लिखिए, द ईरानियन
The Iranian scribes scribes brought into India. The Iranian scribes brought into India a form of writing, brought into India a form of writing which came to be known as which came to be known as Kharosthi script. It was written Kharosthi script. It was written from right to left. It was written from right to left like Arabic. Like Arabic. Some Ashokan inscriptions, some Ashokan inscriptions inscriptions were found in the Gandhar region, written in 3rd century BC. Written in 3rd century BC. यानी कि कुछ हमने पढ़ा था 516 BC में ये लोग आ गए थे, है ना, और हम क्या पढ़ रहे हैं 3rd century BC में हमें खरोष्ठी में क्या मिल रहा है, इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं, मतलब 250 साल तक लगभग आप बोल सकते हो कि इस लैंग्वेज का वहाँ पे यूसेज हुआ होगा। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ईरानियन कॉइन्स, ईरानियन कॉइन्स, इसको आप है ना बार बार पूरा मत लिखा करो, ऐसे लिख लिया करो, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस NWF, द Iranian coins in NWF region points to the existence of trade with Iran, existence of trade with Iran. Iranian influence on the Maurya sculpture, Iranian influence on Maurya sculpture is visible, Maurya sculpture is visible through the sculpture, through the bell shaped capitals, bell shaped कैपिटल्स। एक्चुअली ये क्या बोल रहा है कि जो मंदिरों में घंटे होते हैं ना, मंदिरों में जो घंटे होते हैं वो पोर्ट्रे होता था स्कल्पचर्स के ऊपर। जब आप इनके रिलीजन के बारे में पढ़ोगे ना, किनके, एक्यूमेनियन के रिलीजन, तो ये इनके जो टेम्पल्स होते थे वहाँ पे घंटे वगैरह दिखते थे, फायर की वर्शिप होती थी, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, राइट। तो ये शो क्या करता है, ये हमें मॉडर्न स्कल्पचर्स में देखने को मिली थी सेम चीज़ें, यानी कि इनका इन्फ्लुएंस था किसका, एक्यूमेनियन का, किसके ऊपर, मॉडर्न के ऊपर। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि फिर, है ना, तो बाकी जो डाउट्स हैं पूछ सकते हैं। हाँ पारसी, हाँ हाँ हाँ, पर्शियन किंगडम जो है ना, पर्शियन किंगडम है वो, तो हाँ पर्शियन किंगडम है ये, हाँ पर्शियन था।
ठीक है, एकेमेनिडियन क्या है, ट्राइब्स का ओरिजिन है ये। 6 सेंचुरी BC, 1516, 6 सेंचुरी BC। हाँ, मतलब वो काम की नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको जानना है तो मैं जरूर आपको बताऊंगा कल, ठीक है। नहीं, वहाँ पे क्या है, लोकल बहुत सारे थे, सिंथियंस ट्राइब्स थी। जैसे सिंथियंस, ये वाले ट्राइब्स पढ़ोगे आप। ठीक है, ये क्या है, ट्राइब्स थी, लोकल ट्राइब्स नहीं होंगी, जैसे इंडिया में हम क्या पढ़ रहे हैं, अलग अलग छोटी छोटी स्मॉल ट्राइब्स थी। ठीक है, तो ऐसे ही इनके यहाँ भी छोटी छोटी ट्राइब्स नहीं होंगी, लेकिन जो बड़ा कुछ होता है क्रिएट, वो हमें वो पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे और रहे होंगे, सिंथियंस हैं। ठीक है, फिर इनके बाद कमीड पीपल हैं। हाँ, लेकिन ये तो साथ में है ना, ये ट्राइब तो है ही ना, ये अलग ट्राइब्स हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं। ऐसी और भी ट्राइब्स नहीं होंगी। इंडिया की। हाँ हाँ। हाँ हाँ। अच्छा, इंडिया इनसे पहले किसी ने अटैक किया हो, आप ये पूछना चाहते हैं? मतलब उससे पहले तो, मतलब मैंने भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं सुना है कि कोई अटैक हुआ हो, क्योंकि अगेन इंडिया के वेस्ट में इस टाइम पे सिर्फ आर्यंस का हम पढ़ते हैं। जो आर्यंस है ना, उनके बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि वो इसी रूट के थ्रू आए हैं, और वो ईरान में रुके थे। ठीक है, ईरान में रुके थे, और उनका वहाँ से फिर एक फेजेस में आते हैं, मल्टीपल फेजेस में आते हैं। जब आर्यन पढ़ोगे ना आप, तो उसमें हम यही पढ़ते हैं कि एक जगह है एल्प्स। ठीक है, ये माउंटेन्स हैं, है ना, पहाड़ी इलाका है। एल्प्स के वेस्ट में एक ट्राइब रहती थी, जिसको बोला गया आर्यंस। ठीक है, ये क्या थे, लिंग्विस्टिक ग्रुप था। क्या था ये, एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था। लिंग्विस्टिक ग्रुप से क्या समझते हैं, एक ऐसी, मतलब एक पर्टिकुलर भाषा बोलने वाले लोग। ठीक है, रेस से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं इनको, लिंग्विस्टिक पीपल बोलते हैं आर्यंस को। तो आर्यंस क्या बोलते हैं कि ये एक रूट लेके कहाँ आते हैं, इंडिया आते हैं, और ये मल्टीपल फेजेस में आते हैं, अलग अलग फेजेस में आते हैं। कैसे आते हैं ये, मतलब पहले तो क्यों आते हैं, ये थे पेस्टोरल पीपल। क्या थे, पेस्टोरल का मतलब क्या होता है, गाय चराने वाले, राइट। इनके पास कोई एग्रीकल्चर का नॉलेज नहीं है, सिर्फ चराने वाले हैं, गाय चराने वाले हैं। तो ये क्या करेंगे, अपने आप को मतलब दूसरी जगह पे ले जाएंगे, धीरे धीरे क्या करते हैं, ईरान साइड आते हैं। ठीक है, इनके पास नॉलेज किसका था, वेपनरी का नॉलेज था। ठीक है, और इनके पास एक चीज़ और थी कि इनके पास हॉर्सेस का वो था, एक्सेस हॉर्सेस थे इनके पास। ठीक है, तो ये लोकल लोगों को हरा देंगे। जब ये ईरान पहुंचेंगे तो वहाँ पे लोकल लोगों को हराएंगे, वहाँ पे अपना किंगडम क्रिएट करेंगे। फिर ईरान से होते हुए ये इंडिया आते हैं। ठीक है, हाँ, ईरान में किंगडम है इनका। ये हम पढ़े हैं, क्लास में पढ़े हैं हम। अगर आपका जब रिवीजन क्लास होगा ना, तो मैं पढ़ाऊंगा आपको। ईरान में ये रुकते हैं, हमने 2 इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था, आप में से कोई था उसमें? तुम थे? कौन से इंस्क्रिप्शंस थे? ठीक है, चलो, कोई बात नहीं। तो बेसिकली हम वहाँ पे एक पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन है, तो इंस्क्रिप्शन में देखा जाता है कि सेम लैंग्वेज यूज़ हुई है जो इंडिया में पाई जाती है। तो ये आइडेंटिफाई करता है कि वहाँ पे जो लोग रह रहे थे वो इंडिया में रहते थे। ठीक है, तो ये चीज़ कहाँ से देखने को मिलती है, ईरान के वेस्ट में एक हमें इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है जो सिमिलर था लैंग्वेज में, इंडिया में यूज़ किया जा रहा था। तो ये ईरान से अलग अलग फेजेस में इंडिया में आए थे। जो सबसे पहला फेज आया था उनको बोला गया था दासास। फिर इनके बाद जो आर्यंस आए थे, वो ऋग्वैदिक पीरियड का एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड जो बना था वो आर्यंस ने बनाया था। ये इस रूट के थ्रू आए थे। ठीक है, तो यही एविडेंस था जो आपने पूछा था, इससे पहले कौन आया था इंडिया में, तो यही एविडेंस है अभी तो, इस रूट के थ्रू। और कोई डाउट? हाँ, आर्यंस आ रहे थे, बढ़ाया तो था तुमको। हाँ, एंशियंट हिस्ट्री क्या है ना, कि समझ के नहीं पढ़ोगे ना तो सबसे बोरिंग चीज़ है। इससे कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है अगर आप समझ के नहीं पढ़ पा रहे हो तो इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि जहाँ पे ये आ रहे थे वहाँ पे दूसरे रिसोर्सेज अवेलेबल थे, इस चीज़ को समझो। ठीक है, इनके जो टूल्स रहे होगे ज़्यादा शार्पर रहे होगे। ठीक है, लोकल लोगों से, ये वाली बात है। ये स्टेट्स हैं,
मतलब जैसे इंडिया में 28 स्टेट हैं अभी मान लीजिए, तो ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं ईरान में 28 स्टेट्स थी। हर स्टेट को क्या बोला गया? सत्रपा भी बोल सकते हो, 17 पी भी बोल सकते हो, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है। ठीक है। ठीक है, ये क्या है? स्टेट्स हैं लोकल। उसमें से एक थी जिसमें क्या पार्ट था? सिंध रीजन, पंजाब रीजन, और एनएफपी, एनएफडब्ल्यूपी। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न फर्स्ट प्रोविंस। और कुछ ज़्यादा हेक्टिक तो नहीं हुआ आज का? कल से बहुत अच्छा टाइम पीरियड चालू होगा जिसमें हम सिल्क रूट पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर हम पढ़ेंगे मौर्यंस के बारे में। ठीक है। अभी थोड़ा पढ़ाना जरूरी था कि सिल्क रूट समझ में नहीं आता नहीं तो आपको, और जब तक ये ग्रीक्स के बारे में ना पता हो, है ना, ईरानियन पीपल के बारे में ना पता हो, तो उसके बारे में। सिल्क रूट का मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ये मैप है बेसिकली, ये सिल्क रूट रहेगा। ठीक है, इससे समझ में नहीं आता है तो कल मैं और समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो आप समझना, दो मैप्स हैं, एनसीईआरटी के मैप्स हैं ये, एक ये मैप है और एक ये मैप है। ठीक है, ये कंटिन्यूशन में है, तो इन मैप्स के थ्रू समझना सिल्क रूट कहाँ से क्या आ रहा है। ठीक है, नीचे आपको इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, और ऊपर ये मार्किंग की गई है। ठीक है, इसको समझ के आना कल थोड़ा। और कुछ? ये क्वांटिटी है। हाँ, नहीं नहीं, टैलेंट है। हाँ, मेजरिंग है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी रही होगी, जैसे हम अभी पढ़ते हैं 1 टन में 100 किलो, 1000 किलो होता है, क्विंटल में 100 होता है, तो ऐसे ही एक टैलेंट्स है। और कुछ? इस फाइल को मैं शेयर करूँगा। ठीक है, इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैप्स दिए गए हैं, जैसे मैंने ये 8 फोल्ड पाथ के बारे में आपको बताया था। ठीक है, इसमें नीचे इनका डिस्क्रिप्शन भी दिया है, अगर नहीं लिख पाए होगे तो। कर दिया ना, बाकी लोगों के लिए बोल रहा था। और ठीक है, मैप्स के थ्रू देखा करो ना हिस्ट्री, मैप्स के थ्रू बहुत इंटरेस्टिंग होती है थोड़ी चीज़ें। ठीक है, तो मैप्स के थ्रू देखना चाहिए। और ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। आज हम वैसे ये पढ़ने वाले थे, टाइम मिला नहीं। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले थे, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन देखने को आते हैं। इसमें जो साइट्स दी गई है ना, यहीं पे आपके 3-4 प्रीलिम्स के क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो मैप्स देखना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है, तो कल हम इसको देखेंगे मैप को। ठीक है, इसको भी शेयर किया जाएगा। ठीक है, अभी आपको एक्स्ट्रा क्लास आपकी आधे घंटे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आधे से पौने घंटे। आप लोगों की अटेंडेंस हो गई थी? ठीक है, एक बार आप 10 मिनट के लिए मिल लो मुझसे, आप दोनों।